बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना था हमारे संविधान के बारे में। हमने ये जाना था कि किस तरह से हमारी संविधान सभा के चुनाव हुए और हमारी संविधान सभा ने हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किया, जिसमें कौन कौन से मूल अधिकारों को शामिल किया गया और किस तरह से हमारा न्यायालय उन मूल अधिकारों की रक्षा करता है। हमने ये भी जाना कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में लिए गए, हमने किस तरह की संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया और क्या क्या नागरिकता के लिए तथ्य, आंकड़े या फिर प्रस्ताव, कानून हमारे संविधान द्वारा शामिल किए गए। अब हम जानेंगे हमारे संविधान के बाद की परिस्थितियों को, कि हमारे संविधान को जिस महत्वाकांक्षा के साथ तैयार किया गया था, जिस उम्मीद के साथ बनाया गया था, जिन सपनों को लेकर हमने हमारे संविधान को तैयार किया था, कितना चुनौतीपूर्ण था उन महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतरना। हमारे संविधान में शामिल किए गए सभी लोकतांत्रिक पहलुओं को व्यवहार में उतारना क्या बहुत आसान रहा होगा? तो चलिए जानते हैं। हम शुरू करते हैं हमारी पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्ययन, जिसका प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, कि स्वतंत्र भारत में किस प्रकार की रही राजनीति। जो संविधान हमने तैयार किया था, कितना आसान था उस संविधान को लागू करना और उस संविधान के सभी पहलुओं को, जो सोचकर वो पहलू हमने शामिल किए थे, उनको उसी रूप में अमल में लाना, या फिर क्या क्या परेशानियां हमारी सरकार के सामने आई। तो चलिए जानेंगे आज हम अपने इस अध्याय में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में, कि जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमारे देश में स्वतंत्रता का बिगुल बजा, हम आज़ाद भारत के नागरिक बने, हमने हमारी सरकार चुनी। कितना आसान था अपने नए राष्ट्र को बना पाना, या फिर कितना मुश्किल था नए राष्ट्र को बनाए रखना, अखंड भारत को बनाना, और क्या क्या समस्याएं हमारी जो नवनिर्वाचित सरकार थी उसके सामने हुई। क्या क्या हमारा जो राष्ट्र अभी अभी आज़ाद हुआ है उसके सामने किस किस प्रकार की समस्याएं आई, जानिए हम इस अध्याय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1947 के बाद पहले दशक में, यानी कि 1947 से 1957 तक राष्ट्र निर्माण की किन किन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटा गया। कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आई और किस तरह से हमने इन चुनौतियों का सामना किया। बंटवारे के कारण धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर किस तरह की आंच आई, इस बारे में भी हम जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत आज़ादी के वक्त दो टुकड़ों में बंट गया था। तो उस दो टुकड़ों में भारत के बंट जाने के कारण जो हमारी धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा थी, उस पर कितनी आंच आई। देशी रियासतों का मसला हमारे सामने उठा, वो क्या मसला था और किस तरह से हमने उसका समाधान किया, ये बात हम जानेंगे आज अपने इस अध्याय में। देश के विभिन्न लोगों की विभिन्न भाषाएं और लोगों की विभिन्न आकांक्षाएं, इन सभी को कैसे पूरा किया गया, कैसे अखंड भारत को बनाए रखा गया, तो इन सब बातों को हम जानेंगे अपने इस अध्याय में। अब हम देखते हैं एक तस्वीर सामने, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये विशाल एक जन सैलाब है जिसको संबोधित कर रहे हैं, अपना उद्बोधन दे रहे हैं। ये कोई ऐसा वैसा उद्बोधन नहीं था प्यारे बच्चों, ये उद्बोधन था 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि का। जी हाँ, अब आज़ादी ने प्रवेश कर लिया था हमारे हिंदुस्तान में, और अब हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे थे। अब हम आज़ाद नागरिक थे और उसी आज़ादी का हम स्वागत कर रहे थे। और हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे। उनका ये प्रसिद्ध भाषण, जो कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को इतने बड़े जन समूह को दिया गया था, भारत की जनता को जो उन्होंने संबोधित किया था, ये उनका विख्यात भाषण जाना जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से, यानी कि भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट।
जैसे ही हम आज़ाद हुए हम सब बड़े खुश हुए। आज़ादी का हम जश्न मना रहे थे। कई सालों की, सैकड़ों वर्षों की एक गुलामी के बाद में आज हमने आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ली थी, तो निश्चित ही बेहद खुश थी संपूर्ण भारतीय जनता। और दो बातों पर आम सहमति उस वक्त बनी थी। पहली ये कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा, अर्थात अब ना कोई राजा होगा और ना ही कोई तानाशाह होगा, ना ही कोई गवर्नर होगा, ना ही कोई लीडर होगा, अपितु हमारे देश का शासन है वो एक लोकतांत्रिक सरकार चलाएगी, यानी कि जनता की चुनी हुई सरकार द्वारा अब शासन चलाया जाएगा। दूसरी बात जिस पर सहमति बनी वो थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। सरकार है वो हमेशा संपूर्ण जनता के लिए, सभी नागरिकों के भले के लिए काम करेगी। देखिए, आज़ादी का जश्न साकार हुआ सपना और हमें मिल गई आज़ादी। ये आज़ादी आप देख पा रहे हैं, लेकिन उस वक्त एक हिंदुस्तान नहीं अपितु दो मुल्क बने थे, यानी कि दो मुल्क आज़ाद हुए थे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। बहुत कठिन परिस्थितियां थी, केवल जश्न नहीं था, केवल खुशी नहीं थी आज़ाद होने की, अपितु बेहद कठिन परिस्थितियां हमारे सामने उस वक्त मौजूद थी। क्या क्या थी वो परिस्थितियां? सबसे पहली परिस्थिति विभाजन, जो एक बहुत ही दर्दनाक विभाजन से भारत को गुजरना पड़ा था। आज़ादी के साथ हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन टुकड़ों के साथ में हमारे दो टुकड़े हो चुके थे, एक पाकिस्तान के रूप में और एक भारत के रूप में। दूसरा था अभूतपूर्व हिंसा। इस विभाजन के कारण जो हिंसा हिंदुस्तान में फैली थी, जो हिंसा पाकिस्तान में फैली थी, जो कहीं की बेबस, निरीह, लाचार, निर्दोष लोगों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा था, चारों ओर रक्तपात, लूटपाट हो रही थी, एक बेहद चुनौतीपूर्ण कठिन परिस्थिति आज पहले ही दिन आज़ाद होने के बाद हमें देखने को मिल रही थी। विस्थापन, विभाजन के कारण, हिंसा के कारण लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ रहा था। क्या क्या परिस्थितियां थी उस वक्त, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे हम अपने इसी अध्याय में। और ये थी महत्वपूर्ण चुनौतियां, ये थी कठिन परिस्थितियां कि किस तरह से इस विभाजन की त्रासदी से निपटा जाए, किस तरह से इस विस्थापन की समस्या का समाधान किया जाए और किस तरह से भारत को एक रखा जाए, भारत को अखंड रखा जाए। तो ये कठिन परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हुई जैसे ही हम आज़ाद हुए। पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बंधे रहना। हमारे सामने अब जो पहली चुनौती आ रही थी वो थी एकता के सूत्र में बंधे रहना। ये चुनौती क्यों आई हमारे सामने? क्योंकि एकता का ऐसा सूत्र था जिसमें भारत की विविधताओं को जगह मिलना आवश्यक था। भारत एक बहुत विशाल और विविधताओं से परिपूर्ण देश था और ये बातें हो रही थी कि इतने बड़े विविधताओं से परिपूर्ण देश का एक रह पाना मुश्किल है, क्योंकि विश्व में अनेकों ऐसे उदाहरण थे जिसकी वजह से इन विविधताओं के कारण भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और कई देशों का विभाजन हो चुका था। तो अब पूरा वैश्विक परिदृश्य इसी नज़र से हिंदुस्तान को भी देख रहा था कि भारत भी अब टुकड़ों में बंट जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में भारत की एकता को बनाए रखना हमारे सामने सबसे पहली और कठिन चुनौती थी। हमारे यहाँ बोली अलग थी, संस्कृति अलग थी और अनेक धर्म थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने मुँह बाए खड़ा था कि कैसे रह पाएगा हमारा भारत अखंड, कैसे हम बचाएंगे अपने भारत को टुकड़ों में बंटने से। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखना। संविधान में हमने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी थी। इस बात को हमने बहुत अच्छे से जाना था अपनी पिछली कक्षा के अध्ययन में। तो संविधान ने मौलिक अधिकारों की गारंटी दे दी। हमारे संविधान ने हर नागरिक को मताधिकार दे दिया जिसने कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। संसदीय शासन आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को हमने अपना लिया। लेकिन किसी देश में
लेकिन किसी राष्ट्र के अंदर लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या केवल इतना पर्याप्त था? क्या केवल संविधान बना लेना, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संविधान का निर्माण कर लेना क्या पर्याप्त था, या फिर और भी कुछ हमें ऐसा करना था? तो ये चुनौती थी हमारे सामने कि हमारे संविधान में हमने जिन जिन पहलुओं को शामिल किया है, हमने मूल अधिकार शामिल किए हैं, हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल किया है, इसको व्यवहार में, चलन में कैसे लाया जाए। अगली चुनौती जो हमारे राष्ट्र के सामने थी कि ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला हो। हमें एक ऐसे विकास का राह पकड़नी थी, हमें ऐसा विकास हमारे देश में करना था कि जिससे किसी एक तबके का, एक वर्ग का या फिर एक समुदाय का विकास नहीं, अपितु हमें अपने समूचे समाज का विकास करना था, अपने समूचे समाज का भला करना था। हमारे सामने चुनौती थी कि जो संविधान में सबके लिए समानता का हमने निर्धारण किया है, वो समानता सबको व्यवहार में प्राप्त हो पाए। वंचित तबके हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको हम कैसे विशेष सुरक्षा प्रदान करें। लोक कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था, उनको कैसे व्यवहार में हम लागू करें, और आर्थिक विकास और गरीबी के खात्मे के लिए ऐसी कौन सी कारगर नीति हम अपनाएं। हमें एक ऐसी नीति लेकर आनी थी, हमें कुछ इस तरह के काम करने थे, इस तरह की योजनाएं लानी थी कि हमें आर्थिक विकास भी चाहिए था और हमें गरीबी का भी खात्मा करना था। तो ये तीन बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के सामने आई। तो हमने जाना कि किस तरह से हम आज़ाद हुए, हमने आज़ादी का जश्न मनाया, हम बेहद खुश हुए कई वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से, और आज़ाद होने के बाद आज़ादी किस रूप में हमारे साथ आई, कि अपनी आज़ादी का हम पूरी तरह जश्न नहीं मना पा रहे थे क्योंकि हमारा एक दर्दनाक विभाजन हमारे देश का हो चुका था, और उसमें हमारे ही साथी बंधु जो कि हिंसा के शिकार हो रहे थे, बहुतों को अपने घर से बेघर होना पड़ रहा था, और इन सब के मद्देनज़र हमारे देश के सामने चुनौतियां थी बड़ी बड़ी। एक चुनौती हमने जाना वो थी कि अपने भारत को हम कैसे टूटने से बचाएं। दूसरी चुनौती कि जो संविधान हमने तैयार किया है उसमें जो लोकतांत्रिक मूल्यों को हमने शामिल किया है, कैसे उनको व्यवहार में और चलन में लेकर आएं। एक चुनौती हमारे सामने विकास की, कि ऐसी विकास की कौन सी कारगर नीति हम अपनाएं और कौन से तरीके हम अपनाएं कि समूचे समाज का भला हो, कोई भी वंचित ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे। तो हमने जाना इन चुनौतियों के बारे में, इन चुनौतियों का किस तरह किया हमने समाधान और कैसे हमने निकाला इनका हल, ये जानेंगे हम अगले वीडियोस में। अभी हमने जो पढ़ा इस पर हम लेते हैं 2 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण किस नाम से जाना गया। दूसरा क्वेश्चन जिसका आपको जवाब देना है, आज़ादी के तुरंत बाद किन चुनौतियों का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ा। इन दोनों ही सवालों के जवाब बहुत अच्छे से आप दे पाएंगे क्योंकि इसका बहुत अच्छे से हमने अभी अध्ययन किया है। धन्यवाद।